आज का टॉपिक होगा हमारा क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक मुग़ल राजा जिनका नाम है अकबर, उनके पॉलिसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिसीज़ का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अकबर जब राजा थे, मुग़ल का जब वो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, तो उनका रूल करने का क्या तरीका था, है ना, वो कैसे रूल करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में, और चैप्टर नहीं बल्कि इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है क्लोजर लुक। एक क्लोजर लुक लेंगे। क्लोजर लुक का मतलब एक छोटा सा आपको जानकारी लेना है किसके बारे में, अकबर पॉलिसीज़ के बारे में। मतलब कि अकबर किस तरीके से अपना सिस्टम चलाता था, कैसे वो टैक्स वगैरह लेता था, किस प्रकार का राजा था। तो ए टू जेड चीज़ आपको अकबर के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना है। तो आइए शुरू करते हैं अकबर के पॉलिसीज़ के बारे में, कैसा था, क्या था, नहीं था, देखते हैं। अकबर्स वर्क्स आर फाउंड इन द बुक अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। देखो, अकबर आज से बहुत समय पहले हुआ करते थे। आज यदि हम लोगों को अकबर के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे हम? तो हम लोगों ने ना आज के टाइम पे अकबर के बारे में कैसे जाना, पता है? एक किताब से। किताब का नाम है अकबरनामा, और इस किताब को किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। मतलब ये अबुल फजल उस टाइम पे जब अकबर हुआ करते थे, तो इन्होंने अकबर के बारे में एक किताब लिखा था कि अकबर कैसे थे, वो कैसे रूल करते थे, वो कैसे टैक्स लेते थे लोगों से, किस प्रकार का राजा था, अच्छा था, खराब था या मीडियम था। तो सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब अकबर के बारे में आपको जो कुछ भी जानकारी मिलेगा आज आपको कैसे मिलेगा, किताब से ही मिलेगा। उस समय पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो था नहीं कि ब्लॉग करके डाल देता अकबर कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप वो नहीं था उस समय पर। तो कहने का मतलब ये है कि अकबर के बारे में हम लोगों को जो जानकारी मिलता है पूरा का पूरा, वो कहाँ से मिलता है? किताब से मिलता है। और किताब का नाम है अकबरनामा, और उस किताब को लिखा किसने है? अबुल फजल ने लिखा है। ये जो अबुल फजल ने किताब लिखा है जिसका नाम है अकबरनामा, इस किताब में अकबर के बारे में ए टू जेड से लिखा हुआ है। हर एक चीज़ अकबर का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक ना। तो अकबर के बारे में हम लोगों को वहीं से पता चलता है, क्योंकि उस समय पर तो हम लोग थे नहीं, उस समय पे कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, तो हम लोग को कैसे पता चलता? किताब से पता चलेगा। तो किताब का नाम है अकबरनामा, उसी से हम लोगों को अकबर के बारे में पता चलता है, और किताब को लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड शुबस, या फिर सुबास भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, गवर्न बाय अ सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। देखो, अबुल फजल ने अपने किताब में अकबर के बारे में क्या लिखा है पता है? जब अकबर राजा थे तो उसका एरिया बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक अकबर का कंट्रोल हुआ करता था। तो अब एक अकेला राजा अकबर इतना बड़ा एरिया पे कैसे कंट्रोल करेगा? बहुत मुश्किल है ना। तो वो क्या करता था, अपने इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े एरिया को वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता था, और वो छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते थे हम लोग? सुबास बोलते थे। क्या बोलते थे? सुबास। और उस हर एक एरिया का एक हेड बना देता था, उसको हम लोगों ने बोला है सूबेदार। क्या बोलते थे? सूबेदार। और उस सूबेदार का काम होता था कि उस एरिया में दोनों काम करना है, पॉलिटिकल का मतलब है जितना भी राजनीति वाला चीज़ है वो सब चीज़, मतलब किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना टैक्स लेना है, किसको कौन सा काम सौंपना है, वो सब वही देखेगा। और दूसरा चीज़ मिलिट्री वाला काम भी वही देखेगा। मिलिट्री मतलब उस एरिया पे कोई हमला ना कर सके, वहाँ पे हमेशा आर्मी हमारा तैनात रहे, सैनिक हमेशा तैनात रहे। ये सब काम किसका था? सूबेदार का था। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि अकबर जब राजा बना मुग़ल एम्पायर का, तो उनके पास एरिया बहुत बड़ा था। तो उतना बड़ा एरिया पे, उतना बड़ा साम्राज्य पे वो अकेला कैसे ध्यान रखेगा? बहुत मुश्किल वाला बात है ना। तो उन्होंने क्या किया, पूरे एरिया पे जहाँ जहाँ मुग़ल का कब्जा था उन सारे एरिया को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उस छोटे छोटे पार्ट को बोला क्या गया है? सुबास बोला गया है, ठीक ना। और उन सुबास का, यानी कि उस छोटे छोटे एरिया का, उन्होंने एक आदमी को क्या बना दिया? वहाँ का हेड बना दिया। और उस हेड का नाम क्या है? सूबेदार। वो सूबेदार ही सारा काम देखेगा उस एरिया का, उसमें कहाँ किसको काम देना है, कौन सा काम कौन करेगा, आर्मी हमारे पास कितने होंगे, सैनिक हमारे पास कितने होंगे, कैसा पैसा कहाँ पे खर्च होगा, सब कुछ ए टू जेड चीज़ उस सूबेदार का ही काम उसको दे दिया गया। तो अब बताइए, अकबर एरिया एरिया घूमेगा, या फिर अकबर केवल उस सूबेदार से बात कर लेगा कि भैया तुम्हारे एरिया में क्या चल रहा है, तुम्हारे एरिया में क्या चल रहा है? किससे बात करेगा वो? सूबेदार से। अरे भाई वो अकबर है, बहुत बड़ा राजा है वो, उनके पास इतना टाइम होगा कि वो एरिया एरिया घूमे?
एरिया घूमने का उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक मीटिंग फिक्स करेगा, सारे सूबेदार को संडे को बुलाओ मीटिंग पे, एक ही साथ बैठेगा सब और सबका हाल चाल एक ही बारे में पूछ लेगा। क्या भाई तुम्हारे एरिया में सुन रहे थे बहुत हल्ला हो रहा था, क्यों हो रहा था बताओ, तुम्हारे एरिया में कुछ लोगों को मार दिया गया किसी लोगों के द्वारा, कैसा ऐसे हुआ। तो जो भी खोज खबर लेना है अकबर को, वो सब किससे लेगा, वहाँ के सूबेदार से लेगा, क्योंकि उस एरिया को सौंपा गया है। तो तुम देखो उसके अंदर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या अकबर खुद जाके देखता था सब कुछ, नहीं, वो सूबेदार देखता था, और सूबेदार को मीटिंग में बुला के अकबर सारा अपना जानकारी ले लेता था। आगे बढ़ते हैं। एच प्रोविंस, प्रोविंस मतलब वही सुभाष का बात कर रहा है, छोटा छोटा एरिया। तो एच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर एक एरिया में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था। फाइनेंशियल ऑफिसर का मतलब हुआ कि उस आदमी को काम दे दिया जाता था कि तुम टैक्स कितना इकट्ठा करोगे, किससे कितना टैक्स लोगे। लेकिन ये फाइनेंशियल ऑफिसर भी किसके अंदर काम करेगा, सूबेदार के अंदर ही काम करेगा। मतलब उस एरिया का जो हेड है वो कौन है, सूबेदार है, और जितने भी लोग काम करेंगे उस एरिया में वो सूबेदार के सब नीचे काम करेंगे। चाहे वो टैक्स इकट्ठा करने का काम हो गया हो, चाहे वो मिलिट्री का कोई आदमी हेड हो गया हो, या फिर चाहे कोई भी और भी आदमी हो, वो सब सूबेदार के अंदर ही काम करेगा। और सूबेदार किसके अंदर काम करेगा, फिर अकबर के अंदर काम करेगा। समझ में आ गया पूरा कहानी। चल आगे बढ़ते हैं। इस फाइनेंशियल ऑफिसर को ना हम लोग दीवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीवान। मतलब पढ़ लो यहाँ पे डेफिनेशन है, द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ सूबा वाज कॉल्ड अ दीवान। मतलब उस एरिया का जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, फाइनेंशियल ऑफिसर का मतलब पूरा पैसा का लेखा जोखा कौन रखेगा, एक ऑफिसर रखेगा। उसी ऑफिसर को हम लोग बोले हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर आप उसको दीवान भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसका काम क्या रहता होगा, आप इमेजिन करो कि उस एरिया में किससे कितना टैक्स लेना है ना, कब लेना है कब नहीं लेना है, तो सब वो ऑफिसर डिसाइड करता था। तो अब यहाँ पे ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकबर के पास बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, उनका साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो वो अकेला आदमी इतने बड़े एरिया पे ध्यान नहीं रख सकता था। तो अकबर ने क्या किया, अपने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। छोटे पार्ट को क्या बोल दिया गया, सुबास बोल दिया गया, या फिर आप उसको सुबह भी बोल सकते हैं, ठीक ना। और उन छोटे छोटे एरिया का जो हेड है बना दिया गया एक आदमी को, जिसको क्या बोला गया, सूबेदार बोला गया। और उस सूबेदार का काम है कि उस एरिया में जो होगा उसका जिम्मेदारी कौन होगा, सूबेदार ही लेगा। तो उस एरिया में क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा काम सूबेदार का है। और उस एरिया में जो एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जो पैसे का लेखा जोखा देखेगा, उस आदमी को क्या बोला गया है, फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर उसको आप दीवान भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज द मिलिट्री पेमास्टर, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, मिलिट्री कमांडर्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर। अब देखो, एक एरिया का हेड किसको बनाया गया, सूबेदार को। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या सूबेदार भी अकेला सारा काम कर लेगा, नहीं। सूबेदार भी क्या करेगा, अपने अंदर कई सारे ऑफिसर्स को रखेगा। जैसे हेल्थ मिनिस्टर अलग होगा, है कि नहीं, फाइनेंशियल ऑफिसर अलग होगा, मिलिट्री को संभालने वाला अलग होगा, है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि उस एरिया में शांति रहे, सब कुछ सही से चले, इसके लिए सूबेदार को बहुत सारे ऑफिसर का सहारा लेना पड़ता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे सच एज मिलिट्री पे मास्टर। मिलिट्री पे मास्टर का मतलब है कि मिलिट्री को कौन देखेगा, मिलिट्री मतलब आर्मी वगैरह, सैनिक वगैरह कौन देखेगा, उसका भी तो एक हेड होना चाहिए ना। तो उसका भी एक हेड बना दिया सूबेदार ने। उसके बाद द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, मतलब रिलीजियस का मतलब हो गया धर्म का सब काम कौन देखेगा, कहाँ मस्जिद बनेगा, कहाँ मंदिर बनेगा, कहाँ ये बनेगा, कहाँ वो बनेगा, उसका भी क्या कर दिया, एक आदमी को हेड बना दिया। इसके बाद चैरिटेबल पैट्रोनेज, चैरिटेबल पैट्रोनेज का मतलब है कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ चंदा देना है, कहाँ क्या करना है, उसका भी क्या बना दिया, एक आदमी को हेड बना दिया। उसके बाद फिर मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर का मतलब मिलिट्री का जो एक हेड होगा जो कमांड करेगा। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, मिलिट्री पे मास्टर और दूसरा मिलिट्री कमांडर। मिलिट्री पे मास्टर का मतलब हो गया मिलिट्री का जो सैलरी वगैरह मिलेगा वो कौन देखेगा,
उसका भी एक हेड बना दिया। उसके बाद मिलिट्री कमांडर का मतलब मिलिट्री को कमांड कौन करेगा, मिलिट्री को पूरा लीड कौन करेगा, चलाएगा उसका कौन, उसका भी एक आदमी हेड बना दिया गया। एंड द टाउन पुलिस कमांडर, और अंदर में गांव यदि कोई झगड़ा वगैरह होगा तो पुलिस भी तो होना चाहिए ना, उसका भी एक हेड बना दिया गया। तो कहने का मतलब है कि उस एरिया का जो हेड है, पूरा ओवरऑल जो हेड है वो सूबेदार है, लेकिन सूबेदार के अंदर भी कई सारे मिनिस्टर्स काम करते थे, तब जाकर वो एरिया अच्छी तरीके से चलता था। तो आप देख रहे हो अकबर कितना शानदार तरीके से अपने एरिया को कंट्रोल करता था। उसको पता था कि इतना बड़ा एरिया हम कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सुबास में कन्वर्ट कर दिया, मतलब छोटे छोटे एरिया में उसको कन्वर्ट कर दिया, और हर एक एरिया का एक आदमी को हेड बना दिया गया, सूबेदार नाम रखा गया उसका। और सूबेदार ने भी क्या किया, अपने अंदर कई सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, मिनिस्टर्स को बनाया, और सभी को अलग अलग काम दे दिया। तो वो सारे मिनिस्टर्स किसको जवाब देगा, आके सूबेदार को, और सूबेदार जवाब किसको देगा, अकबर को। कोई दिक्कत होगा तो यही चीज़ हमारा चलता था। तो इतना अच्छा अकबर का सिस्टम आपको देखने को मिलता है, इतना अच्छा रूल करने का सिस्टम बाकी किसी राजा में नहीं दिखता है। रूल करते थे सब कोई, लेकिन इतना शानदार तरीके से रूल कोई नहीं कर पाता था जितना अकबर ने किया है। इसीलिए अकबर का जो नाम है वो थोड़ा सा इतिहास में ज़्यादा चलता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी एक चीज़ें हैं यहाँ पे, अकबर्स नोबेल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। अकबर्स नोबेल मतलब अकबर का जो ज्ञानी लोग थे वो क्या देखते थे, अकबर के बड़े आर्मी को मेंटेन करना। देखो सिंपल समझो, हर सुबाश में यानी कि हर एरिया में आर्मी वगैरह कौन देख रहा है, आर्मी का हेड देख रहा है, उसको भी कौन देख रहा है, सूबेदार देख रहा है। लेकिन यदि हम पूरे का बात करें, पूरे साम्राज्य का जिस पे अकबर रूल करता था, उसका भी तो पूरा आर्मी कोई ना कोई देखेगा ना, हेड, उसका भी तो कोई हेड होगा। तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर्स नोबेल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। अकबर भी अपने पास खास आदमी रखते थे जिनको हर चीज़ का नॉलेज हो गहरा। एक आदमी जिनको आर्मी का नॉलेज हो, कैसे रखना है, क्या करना है, कैसे लड़ाई लड़ना है। एक आदमी जिनको पैसे का सारा नॉलेज हो, कितना टैक्स लेना है, किधर से लेना है, किस पे लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है। तो अकबर भी अपने पास, देखो सूबेदार तो अपने एरिया में रख ही रहा है ऑफिसर, लेकिन अकबर भी अपने पास कई सारे ऑफिसर रखते थे। क्यों? क्योंकि अकबर को भी तो ज़रूरत पड़ेगा भाई, वो राजा है तो उसके पास भी तो कोई आदमी होना चाहिए ना उसको कमांड करने के लिए, कि राजा साहब ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है कि नहीं। क्या राजा केवल चुपचाप सूबेदार के भरोसे बैठ जाएगा? नहीं, राजा है उसको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि उसके पीठ पीछे ही सारा कांड हो गया, इसको पता ही नहीं चला। तो अकबर भी अपने पास काफ़ी अच्छे मिनिस्टर्स को, अपने अच्छे ऑफिसर्स को अपने पास रखते थे, जो समय समय पर अकबर को क्या करते रहते थे, कमांड करते रहते थे कि राजा साहब इसको ऐसे करना चाहिए, राजा साहब उसको वैसे करना चाहिए। आपने सुना होगा अकबर के दरबार में 9 रत्न मतलब अकबर के पास महान व्यक्तियों का कितना लोग थे, 9 लोग थे। मतलब अकबर के दरबार में 9 ऐसे लोग थे जिनको किसी भी प्रकार का नॉलेज था, मतलब उसको हर चीज़ का नॉलेज था। कोई आदमी है जिसको म्यूजिक का बहुत नॉलेज है, कोई आदमी है जिसको आर्मी का बहुत अच्छा नॉलेज है, कोई आदमी जिसको पैसे का बहुत नॉलेज है। तो अकबर अपने दरबार में हमेशा 9 लोगों को रखते थे, और उन 9 लोगों को सब कुछ पता होता था कि कैसे क्या करना है। मतलब सूबेदार अपने एरिया में अलग काम कर रहा है, लेकिन अकबर अपने पास 9 लोगों को अलग रखा है, ताकि अकबर भी सब चीज़ों को जान सके। ऐसा नहीं कि बस सूबेदार को हमने सौंप दिया एरिया, वो जो कर रहा है करने, वैसा नहीं। अकबर भी टाइमली उसको रिव्यू करते रहते थे अपने बड़े ऑफिसर्स का, यानी कि उनके पास जो 9 लोग थे मेन उनका एडवाइस वो समय समय पर लेते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो जो चाहेंगे अकबर कर लेंगे, नहीं, अकबर भी यदि कुछ करते थे तो उन्हीं सारे ऑफिसर से पूछ के करते थे कि भैया हम ये करने जा रहे हैं, बताओ तुम बताओ सही है कि गलत है। यदि सही रहता था तो वो लोग भी बोलते थे कि ठीक है सर आप करिए, अच्छा चीज़ है। गलत रहता था तो लोग बोलते थे कि नहीं आप ये नहीं करिए, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। तो अकबर टाइमली अपने ऑफिसर्स का एडवाइस लेता रहता था। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि अकबर्स नोवेल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज। तो अकबर का जो मेन आदमी थे, जो ऑफिसर थे, जिसको आप मिनिस्टर भी कह सकते हैं, 9 रत्न जिसको आप कह रहे हैं,
वो आर्मी कैसे चलाना है वो, और इतने बड़े अमाउंट को, इतने बड़े रुपये को, इतने बड़े खजाने को कैसे मेंटेन करना है, इसका भी अलग ऑफिसर होता था। तो इन सब को अकबर अपने पास रखता था हमेशा, कब किसका ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570s, he started discussions on religion with the ulama, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians। देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना। अकबर ऐसा राजा था जो केवल मुस्लिम के बारे में नहीं सोचते थे, सभी धर्म के बारे में सोचते थे। जब वो अकबर फतेहपुर सिकरी में थे तो उन्होंने 1517 में एक डिस्कशन स्टार्ट किया धर्म के ऊपर। किसके साथ? उलामा, ब्राह्मण्स, जेसुट प्रीस्ट। और ये जेसुट प्रीस्ट कौन थे? रोमन और जोरास्ट्रियन, मतलब ये दूसरे देश के थे। सिंपल से समझ लो, ये जो जेसुट प्रीस्ट थे ये दूसरे देश के थे, वो इंडिया में उस समय पे रहते थे। तो इन मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि उस समय पे इंडिया में जितने भी मेन रिलीजन थे, मेन धर्म थे, उन सभी के साथ बैठ के अकबर ने क्या किया है? डिस्कशन किया है। और क्या डिस्कशन किया है भाई? कि कैसे अपने अपने धर्म के चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो अकबर इतना महान क्यों है? इसीलिए महान है, इनको केवल अपने मुसलमान धर्म के बारे में नहीं दिख रहा था, इसको बाकी सब धर्म भी दिख रहा था। मतलब सभी धर्म पे इनका नज़र बराबर था। तो अच्छे राजा थे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हो, उलामा मतलब कि मुस्लिम, ब्राह्मण्स, हिंदू, उसके बाद फिर जेसुइट प्रीस्ट, मतलब ये रोम और जोरास्ट्रियन थे, ये अलग तरीके से मतलब बाहर के थे, बस ऐसा समझ लो। तो इन सभी के साथ बैठ के मिल के अंग्रेज ये अकबर डिस्कस कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या दूसरा राजा ऐसा करेगा कभी? वो क्या चाहेगा कि हम मुसलमान हैं तो हम केवल मुस्लिम के बारे में बात करेंगे? ऐसा अकबर में बिल्कुल नहीं था। अकबर सभी के बारे में डिस्कस करते थे। आगे, दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। इबादत खाना बेसिकली आप समझो प्लेस है जहाँ पे ये सब चीज़ मीटिंग वगैरह हमारा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो इबादत खाना में मतलब कि मीटिंग प्लेस है ये, वहाँ पे ये सब कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो मुस्लिम रिलीजन के तरफ से उलामा, हिंदू रिलीजन के तरफ से ब्राह्मण, और जो बाहर के थे यानी कि रोमन कैथोलिक और जोरास्ट्रियन, इनके तरफ से जेसुट प्रीस्ट, इन सभी ने अपना अपना पॉइंट रखा अकबर के सामने। अकबर ने इन सभी के बातों को सुना। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। और ये बड़ा इंटरेस्टेड रहता था कि दूसरे धर्म को जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम धर्म से हैं, हमारा रिलीजन मुस्लिम है तो हम केवल मुस्लिम को बढ़ावा देंगे, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं था। ये अलग अलग रिलीजन को जानना चाहते थे कि भाई हिंदू में क्या होता है, मुस्लिम में तो उनको पता ही था कि क्या होता है ना। उसके बाद और भी जोरास्ट्रियन में क्या होता है, रोमन कैथोलिक में क्या होता है, अलग अलग धर्म में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे उनके गॉड का पूजा होता है, सब कुछ वो जानना चाहते थे। यहाँ तक कि सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, मतलब कि अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, तो उनके साथ भी ये बिल्कुल मिलजुल के रहते थे, उनके बारे में भी जानना चाहते थे, उनको भी बराबर रिस्पेक्ट देते थे। समझ में आ रही है बात? आगे, अकबर्स इंटरेक्शन विथ पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फेसाइज्ड रिचुअल एंड डोगमा वेर ऑफेन बाय गॉड्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? देखो, सिंपल सा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा अकबर का जो इंट्रैक्शन था, मिलना घुलना, मिलजुल के बात करना, सभी के बातों को सुनना, यही चीज़ है जो अकबर को क्या बना दिया? बिल्कुल महान बना दिया। और उस समय पे जितने भी स्कॉलर थे, जितने भी महान लोग थे उस समय पे, पढ़ने लिखने वाले जो इतिहास लिखते थे, उन्होंने अकबर को बहुत महान व्यक्ति बताया है। क्यों महान व्यक्ति बताया है भाई? क्योंकि ये खुद मुस्लिम होके मुस्लिम धर्म के साथ साथ बाकी सारे धर्म को भी बराबर नज़रिए से देखता था, सबको बराबर वैल्यू देता था, बराबर रिस्पेक्ट करता था। तो अकबर का यही जो चीज़ें हैं ना, वो उनको क्या बना दिया है? बहुत महान बना दिया है उनको। समझ में आ रहा है सबको? तो अकबर सभी धर्म से बराबर रिश्ता रखते थे, सभी धर्म के लोगों के बातों को सुनते थे,
मिलजुल के रहने का उनका एक अलग ही भावना था। यही अकबर को बहुत महान बना देता है। आगे, इट लीड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलेकुल। सुलेकुल इसका मतलब क्या? पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मोनी और यूनिवर्सल पीस। अकबर को यही सब चीज़ आगे चल के क्या बना देता है? अकबर को बिल्कुल शांति, पीस और हार्मोनी का मतलब होता है बिल्कुल सुख शांति से रहना है। अकबर के माइंड में पूरी तरीके से छा गया था कि यहाँ पे सारे धर्म के लोग हैं, सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। बहुत अच्छे मतलब ये राजा थे। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि इट लीड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलेकुल। सुलेकुल का मतलब क्या होता है? पीस एंड हार्मोनी, मतलब शांति, सुख, समृद्धि के साथ रहना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है। ये अकबर का पहचान था। यही सब चीज़ अकबर को बिल्कुल महान बना देता है और यही सब चीज़ बहुत सारे राजाओं के साथ नहीं था। वो लोग इतना ज़्यादा बाकी धर्म के बारे में नहीं सोचते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल। अबुल फजल याद आ गया आपको? कौन थे? जिन्होंने अकबर नामा किताब लिखा था। और उस किताब के बारे में किसके बारे में है? उस किताब के अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है? अकबर के बारे में लिखा हुआ है। तो अबुल फजल वो इंसान थे जिन्होंने अकबर नामा किताब लिखा और उस अकबर नामा किताब में अकबर के बारे में पूरा A to Z कहानी लिखा हुआ है। तो अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल। ये जो अबुल फजल है, ये किस समय के बारे में बात कर रहे हैं? जब ये जिंदा थे। और इन्होंने भी अकबर के साथ कई समय तक काम किए हैं। मतलब ये अबुल फजल भी अकबर का एक बहुत खास आदमी हुआ करता था। तो अबुल फजल ने भी बहुत सारे लेवल पे, बहुत सारे तौर तरीके से अकबर को क्या किया है? मदद किया है। किस रूप में मदद किया है भाई? सुलेकुल के लिए। सुलेकुल का मतलब कि इस व्यक्ति ने, अबुल फजल ने अकबर को बताया है कि कैसे सभी धर्म के लोगों के साथ मिल के रहना है, कैसे सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना है, कैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो अबुल फजल ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अकबर के साथ काम किया है और अकबर को ये टाइमली क्या करते रहते थे? गाइड करते रहते थे कि कैसे आपको सभी के साथ मिलजुल के रहना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसी प्रिंसिपल को, मतलब कि अकबर के जाने के बाद अकबर के इसी तौर तरीके को किसने फॉलो किया है? जहांगीर और शाहजहां ने भी किया है। जहांगीर और शाहजहां भी मुग़ल राजा थे और ये भी दोनों कई पावरफुल थे। लेकिन जो बात अकबर में था वो बात इन दोनों में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अकबर अलग ही विचार का आदमी था। उनके अंदर में बिल्कुल ये नहीं था कि ये दूसरे धर्म का लोग है जिसको हम नहीं देखेंगे, इनका भेदभाव करेंगे, इनके साथ गलत करेंगे, वो उनके अंदर नहीं। मतलब ये लोग भी राजा ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात अकबर में था वो बात इन लोगों में नहीं। अकबर के पॉलिसीज़ को, अकबर के तौर तरीके को ये लोग फॉलो तो करते हैं, लेकिन महान क्यों नहीं बन पाते हैं लोग अकबर की तरह? क्योंकि अकबर का जो विचार है, अकबर का जो तौर तरीका है, वो उनको क्या बना दिया? बिल्कुल महान बना दिया, जो कि इन लोगों में देखने को उतना नहीं मिलता है। तो अकबर का क्या पॉलिसी था, वो कैसे रूल करता था, कैसा आदमी था, अब बताइए। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत इसमें? इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।